अस्सलामुअलैकुम। बोली से कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया है और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के सरगर्म और मौसर किरदार और ख़ुसूसी तौर पर काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद भी दी। शेख तमीम ने मुबारकबाद को कबूल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे अहम पानी का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि वो केनाल मनसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। वफाक ऐलान करे कि केनाल मनसूबे को सपोर्ट नहीं करता और इत्तफ़ाक़ राय के बगैर पानी के मनसूबे नहीं बनेंगे। इस मामले में पीपल्स पार्टी हर हद तक जाएगी। इंडस रिवर सिस्टम में पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। निगरान हुकूमत में वापडा स्टडी करती है और वो अजीब किस्म की स्टडी है। कुछ दिन बाद पंजाब हुकूमत एक केनाल निकालने की तजवीज़ देती है। चोलिस्तान केनाल बनाने का कहा, जिस पर हमें एतराज़ है। सारा सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है कि पहले कनाल से लेके आज तक जिस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम पे पानी की कमी हुई है वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, पहले भी किया है। ये इतना बड़ा मुहिम नहीं थी जो कालाबाग डैम की मुहिम थी। कालाबाग डैम की मुहिम एक डिक्टेटर ने शुरू की थी जब असेंबलियां मौजूद नहीं थी। इस वक्त हुकूमत सिंध जब कुछ भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जुलाई के बाद वो आगे नहीं बढ़े। अभी भी इनको आना है CCI में, उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। सदर जरदारी ने देखा कि ये एक सियासी रंग दिया गया सारी चीज़ को, वो रियलाइज़ करते हैं। उनको पता है कि उनके पास ये अप्रूवल का इख्तियार नहीं है। हाँ, मीटिंग्स लेते हैं और उनका एक इंटरेस्ट है इरिगेशन में। पार्लियामेंट में जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होती है उसमें बड़ा खुल के कहा कि ये कनाल्स के प्रोजेक्ट पे सूबों को एतराज़ है और मैं इसकी किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ कि हमारे टोटल कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। काउंटर टेररिज्म कमेटी के दूसरे इजलास में वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ी गुफ्तगू कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में CTD का इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदारत की। सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तिताअत को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी सतह पर FIA के काउंटर टेररिज्म विंग को भरपूर तरीके से फ़ाल किया जाएगा। इजलास में नेशनल और प्रोफेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस पर काम जारी है। इजलास में वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए अफ़गान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला भी किया गया। इजलास में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला, DG FIA और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। नाज़रीन, 1 अप्रैल से पाकिस्तान में मुकीम तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों बशमूल अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिपोर्टेशन का अमल मुकम्मल होने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूस सलमान अवान से। जी सलमान, बताएगा मज़ीद क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का प्रोसेस जारी है और इस प्रोसेस के ऊपर या इस प्रोग्राम के ऊपर 1 नवंबर 2023 से अमल दरामद किया जा रहा है और आज तक के आदाद शुमार के मुताबिक 8,82,700 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की, जिसके अंदर ज़्यादा तादाद अफगान शहरियों की है, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। अब इस प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च तक की डेडलाइन दी जा चुकी है तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की और ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कि अफगान
सिटीजन कार्ड होल्डर हैं, पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको भी अब यकम अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा, पाकिस्तान से यहाँ से जाना होगा। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए तमाम तर जो अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल हैं। इन लोगों को पुलिस ख़ास तौर पर घर घर जाकर आगाह कर रही है कि ये पाकिस्तान में इनका क़याम यकम अप्रैल के बाद गैर कानूनी तस्वुर होगा। इन लोगों को हर हाल में पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जियो मैपिंग का प्रोसेस जो है वो कर लिया गया है। और यूँ हम कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के पास डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए तमाम तर ज़रूरी डाटा अवेलेबल है। और 31 मार्च के बाद पाकिस्तान में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे तो उनके खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नाजरीन, कराची में लगी हुई है एक ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। पानी बुझा सका ना मिट्टी दबा सकी। कराची में जेर ज़मीन लगने वाली तीसरे दर्जे की आग ताहाल बेकाबू है। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन रोक दिया है। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और रेत से लैस डंपर के इंजन को बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ने आग बुझाने की कोशिशों को खतरनाक करार दे दिया है। उधर क्रीक बोर्ड के CEO ने इंकशाफ किया है कि आग निजी हाउसिंग की बोरिंग के दौरान लगी है। पानी हो गया, मिट्टी भी रेत का ढेर साबित हुई। कराची में जेरे जमीन भड़कते शोलों के सामने इक़दामात ठंडे पड़ गए। हमवार जमीन लावा उगलती रही। मुताल्लिक़ इदारों ने हार मान ली। आग बुझाने के बजाय आग बुझने का इंतजार करने लगे। कराची ऑयल रिफाइनरी के करीब लगी आग को फायर ऑफिसर ने बेलगाम करार दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बोले, देखना होगा जेरे जमीन लाइन कुदरती है या छप्पर की। लाइन तो है कोई ना कोई, या तो अल्लाह की तरफ से कोई लाइन है कुदरती है, या कोई छप्पर की लाइन है जो नज़र नहीं आ रही और लोग भी सामने नहीं आ रहे। दूसरी जानब सुई गैस वालों ने भी ऐलान कर दिया कि इनकी कोई तंसीबात मुतासरा मकाम पर नस्ब नहीं। जखीरा वगैरह है अगर कोई ज़ेर ज़मीन तो वो SHGC के डोमेन में नहीं आता। वो जो गैस की एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज होती है वो इस बारे में कुछ बता सकती है, जैसे PPL है, UDCL है। और दूसरे चोरी वगैरह का तो कोई सिलसिला है नहीं, क्योंकि लाइन ही नहीं थी हमारी, तो वो चोरी किया जाएगा वहाँ पे। कोरंगी कैंटोनमेंट क्रीक के CEO फैसल वट्टू ने कहा, कुदरती ज़खायर के मुताल्लिक नहीं कह सकता, अलबत्ता निजी हाउसिंग सोसाइटी पानी की तलाश में बोरिंग कर रही थी। इस तरह के फिनोमेनास पहले भी ऑब्जर्व किए गए हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े ज़खायर होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि यहाँ पे कोई सुई गैस की लाइन नहीं है, नेचुरल गैस है। डेफिनेटली दिस इज़ ए नेचुरल गैस। तमाम तरह सूरत हाल पर गवर्नर सिंध के माथे पर शिकने पड़ गईं। फौरी तहकीकात के अहकाम देते हुए रिपोर्ट भी मांग ली। माहिरीन के मुताबिक ऐसी आग सुई और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लगती रहती है। और बात करेंगे ट्रैफिक हादसात के, जिस पर जोरदार बयानात और शदीद रद्द-ए-अमल के बावजूद कराची में हादसात का तसलसल न टूटा। मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एक वाक़े में कार सवार खुद ट्रक से जा टकराया और जान से गया। कराची में एक बार फिर हादसात से अमवात। रात गए किसरी कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से खातून जाँ बहक और 2 जख्मी हो गयीं। जाँ बहक खातून की शनाख्त 60 साला समीना के नाम से हुई। कुछ ऐसा ही वाकया माई कलाची रोड पर भी पेश आया। नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और सवार जान से हाथ धो बैठा। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 20 साला बिलाल के नाम से हुई। लियाकताबाद पुल पर तेज रफ्तार कार खड़े हुए ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार जान से गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शरीफ के नाम से हुई। कराची में रवा साल हादसात से अमवात के आदाद शुमार सामने आ गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक रवा साल के 88 दिनों में 228 शहरी जाँ बाक हुए, जिनमें से 70 अमवात हैवी ट्रैफिक के सबब पेश आई हैं। डंपर ने 17, ट्रेलर ने 24 और वाटर टैंकर ने 15 जाने ली। मज़दा की टक्कर से 6 अफराद रुकबा अजल बने। बस से 8 अफराद को कुचल डाला। जाँ बाक अफराद में ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की शामिल है। ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 2950 बताई जाती है। उधर मलिर हॉल्ट में टैंकर के हादसे में मियां बीवी और 9 मौलूद की हलाकत का केस पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के सामने तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा कर दी और कहा कि ये बताया गया कि टैंकर का मालिक मुल्क से बाहर है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन खैबर पख्तूनख्वा की है। रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई है। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की सजा को मुस्तरद कर दिया। मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया और अगली पेशी पर चालान भी तलब कर लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक बात करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस अहल खाना को तावान के लिए की जाने वाली कॉल की ऑडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कॉल पर मुल्जिम और मुस्तफ़ा की वालिदा को बात करते हुए सुना जा सकता है। कॉल पर मुल्जिम तावान की रकम के लिए लियारी बुलवाता रहा। वालिदा बेटे की तस्वीर दिखाने के लिए सरार करती रहीं।
मंशियात स्मगलिंग की ऐसी तहकीकात में पेशरफ। मुस्लिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया है। मुस्लिम बाज़िल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से मांगी जाएगी। मुस्लिम साहिर हसन के साथियों बाज़िल, याया और दीगर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये लोग दीगर शहरों से मंशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक ये नेटवर्क फैला हुआ था। 3 अहम मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक होने के बाद कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। शर्जील मेमन ने कहते हैं कि हुकूमत सिंध जॉब पोर्टल अवाम के लिए मुफीद करार दिया है। सीनियर सूबाई वजीर कहते हैं कि हम लाखों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। कोरोना ने कारोबार का ट्रेंड बदल दिया है। अब लोग घर बैठकर काम कर रहे हैं। ऐलान किया कि सिंध में मेरिट की बुनियाद पर मुलाजमतें फराहम करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में तरक्याती काम हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। बनाया गया में एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा हुआ और ये पाकिस्तान का पहला पोर्टल था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं। जो भी और उसमें जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है उनकी भी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है। तो अभी इसको चंद दिन ही हुए हैं। अभी तक इसमें जो है 1,24,000 लोग जो है वो इसके यूज़र्स बने हैं। 14 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने इस पूरे पोर्टल को व्यू किया है। जो नए यूज़र हैं वो 1,23,000 हैं। 2,903 एक्टिव जॉब्स में नज़र आ रही होंगी आपको। और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर अभी तक करा चुके हैं, जिन्होंने अपनी CVs वहाँ पे भेजी हैं, वो 36,833। और नाज़रीन, इनकी तैयारियों के हवाले से बात हो जाए तो 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बोल ने भी अपनी जो ख़वातीन फीमेल एंकर्स हैं या जो स्टाफ है उसको याद रखा है और ये छोटा सा तोहफा ईद पर हमें दिया है। अब ज़रा रुख कर लेते हैं हम कि बाहर और क्या हो रहा है दूसरे शहरों के अंदर। मैचिंग की चूड़ियाँ ढूंढने निकली हैं बहावलपुरी कुड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियों के बगैर ईद अधूरी है। बहावलपुर से चौधरी मुर्तज़ा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आज मैं चूड़ियाँ देखने आई हूँ और देखते हैं मिलती हैं या नहीं इस तरह से। हर उम्र की खवातीन और लड़कियाँ दीदा ज़ेब चूड़ियों को अपनी कलाई की जीनत बनाती हैं। चूड़ियाँ ना हो तो मेरा ख्याल है उनकी ईद नामुकम्मल है। चूड़ियाँ, मेहंदी, गजरे, ये चीज़ें बच्चियाँ खुश होती हैं ये चीज़ें पहनकर। चूड़ियाँ पहनना न सिर्फ कदीम रिवायत है बल्कि ये हमारी रिवायात का लाजमी जुज़ भी समझी जाती हैं। मुख्तलिफ त्यौहार पर चूड़ियाँ न सिर्फ बनाव सिंगार के लिए पहनी जाती हैं बल्कि इन्हें पहनना अच्छा शगुन भी माना जाता है। कांच की खनकती छनकती चूड़ियों ने सदियों से अपने दीदा ज़ेब और दिलकश रंगों की बदौलत खवातीन को अपना गर्विदा बना रखा है। चौधरी मुर्तज़ा, बोल न्यूज़, बहावलपुर। रावलपिंडी के बाजारों में रौनकें बढ़ गई है। शीरखुरमा की तैयारी के लिए खरीदारी उरूज पर है। मार्केट में खरीदार सवैयाँ, खुश मेवजात, खजूरें और दीगर अज्जा खरीदने में मसरूफ हैं ताकि ईद की सुबह मेहमानों के लिए खास मीठी सौगात तैयार की जा सके। मज़ीद बताया रावलपिंडी से इसरार खान। मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की राजा बाज़ार, निरंकारी बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा सेवइयाँ ख़रीदी जा रही है, साथ साथ छुआरे ख़रीदे जा रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ख़रीदे जा रहे हैं ताकि बरोज़े ईद अपने आने वाले मेहमानों की तवाज़ा मज़ेदार और ख़ूबसूरत किस्म के शीर ख़ुरमे से कर सके। हमारे साथ जो यहाँ पर भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इतनी सारी सेवियाँ आप लोगों ने ख़रीद ली है, क्या वजह है? बस ये ईद में इसके बगैर ईद गुजरती ही नहीं है, तो लाजमी बात है बच्चे भी कहते हैं लेके और सबकी यही फरमाइश होती है कि बस मतलब सवैयाँ हो, अखरोट हो, बादाम हो, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हो। तो लाजमी बात है पूरे महीने के रोज़े भी रखे होते हैं, शीर खुरमा हो, साथ मतलब खीर हो, अच्छी अच्छी चीज़, बस सबकी यही फरमाइश होती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए उनका यही कहना है कि मीठी ईद पर अपनों की जो फरमाइश होती है वो भी यही होती है कि घर पे मज़ेदार किस्म के जहाँ खाने बनाए जाते हैं उसके साथ शीर खुरमा लाजमी बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया ऐसा अपडेट करने के लिए। और शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। ईद उल फितर की तातीलात के बायस वाटर टैंकर सर्विस 2 रोज़ के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन बुक किए गए वाटर टैंकर्स ईद उल फितर से कबल पहुँचाने की हिदायत कर दी है। टैंकर सर्विस पीर 31 मार्च और मंगल 1 अप्रैल को आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। ताहम किसी भी एमरजेंसी की सूरत में तमाम हाइड्रेंट्स पर वाटर टैंकर्स स्टैंड बाय पर रहेंगे। और नाजरीन, ईद पर हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया है। पेट्रोल फी लीटर में 2 रुपये 70 पैसे कम होने चाहिए थे मगर सिर्फ 1 रुपया कम किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल में 1 रुपये 60 पैसे की कमी बनती थी मगर नहीं की गई।
छोटी ईद पर मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी बनती थी वो न की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया, जबकि 1 रुपए 60 पैसे कमी बनती थी। उल्टा 1 रुपए 70 पैसे IFEM चार्जेस बढ़ा दिए गए। इसी तरह पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी का ऐलान किया गया, जबकि 2 रुपए 70 पैसे कमी बनती थी और IFEM में 1 रुपए 76 पैसे का इजाफा कर दिया गया। खेलों के मैदान में शामिल करते हुए आपको बताएं कि शाहीनों पर छाए शिकस्तों के बादल ना छट पाए। फॉर्मेट बदला मगर नतीजा ना बदला। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। बड़े हदफ के ताक़ुब में बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की नेपियर्स में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से आकिब जावेद ने वनडे डेब्यू किया और मुतासिर कुन बॉलिंग की। न्यूजीलैंड की इब्तिदाई 3 विकेटें 50 रन पर गिनी, जिसके बाद मेजबान टीम संभली और भरपूर लाठीचार्ज किया। मार्क चैपमैन के 132, डैरिल मिचेल के 76 और मोहम्मद अब्बास के 52 रन की बदौलत 344 रन का पहाड़ खड़ा। हदफ के ताक़ुब में अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान ने पाकिस्तान को उम्दा आगाज फराहम किया। ताहम 83 रन पर उस्मान आउट हुए तो 88 रन पर अब्दुल्ला शफीक भी चलते बने। फिर बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप ने टीम को थोड़ा सहारा दिया, मगर रिजवान भी ज्यादा न ठहरे। बाबर आजम 78 रन बनाकर आउट हुए तो विकेटों की पतझड़ लग गई और 345 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। बात करेंगे म्यांमार में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। दर्जनों इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए हैं। हलाकतों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई है। थाईलैंड भी लरज़ उठा। बैंकॉक में 9 अफराद हलाक हो गए। म्यांमार के फौजी जनता ने आलमी बरादरी और तंजीमों से मदद की अपील कर दी है। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से मुताद छोटी बड़ी इमारतें ज़मींबोस हो गईं। सैकड़ों अफराद हलाक, जख्मी और लापता हो गए। एक मस्जिद मुनहदम होने से 3 नमाजी भी जाँ बहक हुए। ज़लज़ले का मरकज़ म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मिंडले के करीब था और जिसकी गहराई ज़मीन में 10 किलोमीटर तक थी। बैंकॉक में भी फलकबोस इमारतें लरज़ उठी। लग्जरी होटल्स की छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी अबशार की तरह ज़मीन पर गिरने लगा। थाईलैंड में भी ज़लज़ले की शिद्दत महसूस। इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 6 इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आलमी बरादरी और तंजीमों से मदद की दरख्वास्त की है। रूस और चीन ने इमदादी टीमें म्यांमार रवाना कर दी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।